हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सर फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर 8 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 8 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा, और कैपेसिटर एक डिवाइस है, क्या काम करती है, कैसे उसको बनाया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो बात हम करते हैं, पहले मेरा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। प्यारे बच्चों, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और कंडक्टर की कई एक ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनकी वजह से कंडक्टर का हम यूज कर सकते हैं। तो कंडक्टर में एक और बहुत ही यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर लेता है। चार्ज स्टोर करने का काम भी कंडक्टर करता है। वैसे तो कंडक्टर की कई एक प्रॉपर्टी होती है, तो एक प्रॉपर्टी और भी है जो कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो उस एबिलिटी को ही हम कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। तो कैपेसिटेंस को अगर मुझे डिफाइन करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये देखा गया कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते हैं तो वहाँ पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है या पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। पोटेंशियल वर्क डन ही होता है, और वर्क डन कब होता है जब चार्ज को मूव कराते हैं। तो अगर किसी कंडक्टर के चार्ज को हम इंक्रीज करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता चला जाता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो कंडक्टर को मैंने दिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज हुए पोटेंशियल के होता है। तो मैंने यहाँ पर उसी तरीके से लिख दिया, इफ़ ए चार्ज क्यू पुट ऑन ए इंसुलेटेड कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल वाई बी। पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो गया, वी इंक्रीज हुआ, देन चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। बी क्या है, इंक्रीज हुआ पोटेंशियल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पर मैंने यहाँ इक्वल लगा दिया, और इक्वल लगाने से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि मैंने यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट किया है, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से अगर हम सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी हो जाएगा। तो ये आपके इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से कैपेसिटेंस की एक दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। यहाँ से क्या डेफिनेशन बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इफ V इक्वल्स टू 1 वोल्ट देन C किसके इक्वल हो जाएगा, तो C इक्वल्स टू Q के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट में हम उसको चार्ज सप्लाई करते हैं वही चार्ज की वैल्यू उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बोला जाता है। इस तरीके से आप इसको लर्न कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो ये कैपेसिटेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इस फॉर्मूले से देख करके बता सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए आपका कैपेसिटेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट मैंने यहाँ पर लिखी है। इस फॉर्मूले से निकाल करके पता चलता है कि कूलाम पर वोल्ट होगी, और इस कूलाम पर वोल्ट को मिला करके फैरड बोला जाता है। तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट फैरड होती है। 1 फैरड इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट होता है। फैरड जो है वो कैपेसिटेंस की बहुत ही लार्ज यूनिट होने की वजह से प्रैक्टिकली अदर यूनिट भी हम यूज करते हैं, जैसे कि मिली फैरड, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड
और पिको फैरड को यूज किया जाता है। मिली फैरड को अगर फैरड में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे। माइक्रो फैरड को फैरड में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे। और नैनो फैरड को फैरड में कन्वर्ट करना है तो 10⁻9 का मल्टीप्लाई करेंगे। और पिको फैरड को अगर फैरड में कन्वर्ट करना होता है तो आप 10⁻12 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये सभी आप लोग लर्न भी रखें क्योंकि न्यूमेरिकल में इनका यूज करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर आया है अगला टॉपिक है फैक्टर। ऐसे कंडक्टर के कौन से फैक्टर हैं जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ ए कंडक्टर। साइज पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर का साइज इंक्रीज करते चले जाते हैं तो उसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होता चला जाता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम का मतलब है जिस मीडियम में कंडक्टर को रखा है उस मीडियम की बात की गई है। तो अगर उस मीडियम को सराउंडिंग भी बोल सकते हैं, अगर हम सराउंडिंग को बदल देंगे तो आपका जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का वो भी चेंज हो जाएगा। उसके साथ साथ तीसरा एक और फैक्टर है कि अगर कोई भी पड़ोस में अदर कंडक्टर ला के रख दिया जाता है तो भी उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है वो अफेक्टेड होता है, मींस बदल जाता है। तो इस तरीके से कंडक्टर के कैपेसिटेंस को मैंने डिस्कस किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और ले करके आप नोट्स बनाते समय आपका ये यूज किया जाएगा। अब हम लोग एक स्पेशल टाइप के कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कोई स्फेरिकल शेप में कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये छोटा सा डेरिवेशन हमारे सिलेबस में शामिल है और हम इसको यहाँ पर देखते हैं। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए मैंने यहाँ सपोज कर लिया कि मेरे पास कोई कैपिटल R रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है कि R रेडियस का कोई स्फेरिकल कंडक्टर जिस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड Q है इसको सप्लाई किया। जैसे ही Q चार्ज मैंने सप्लाई किया तो वो पूरा का पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके सरफेस पर, जो कि मैंने प्लस साइन लगा करके यहाँ पर दिखाया है। जैसे ही चार्ज हमने इसको दिया और ये चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इस चार्ज की वजह से इसके सरफेस पर पोटेंशियल भी होगा। वो पोटेंशियल कितना है तो मैंने यहाँ पर पिछले फॉर्मूलों का यूज करके कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्फीयर जो है वो एक पॉइंट चार्ज के तरीके से बिहेव करता है और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल R डिस्टेंस दूर 1/4πε0 Q/R होता है जब कंडक्टर को एयर या वैक्यूम में रखा गया हो। अगर एयर या वैक्यूम के अलावा कहीं कंडक्टर को रखा गया तो हम यहाँ पर K लिख देते हैं, KQ/R। तो कुछ बुक में यहाँ पर KQ/R लिखा होगा लेकिन हमने K की वैल्यू लगा करके 1/4πε0 Q/R किया है। तो चार्ज देने से सरफेस पर पोटेंशियल इतना डेवलप हो गया। तो ऐसे कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा, तो उस कैपेसिटेंस को मैंने कैलकुलेट करने के लिए जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन पढ़ा है उसका मैंने यूज कर दिया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है तो C इक्वल्स टू Q/P। V पोटेंशियल जो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर दी। तो जैसे ही हम इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर लगाएंगे Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा का पूरा टर्म है वो ऊपर पहुंच जाएगा। और ऊपर पहुंच करके देखते हैं कि C जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल हो जाता है, 4πε0 R के इक्वल हो जाता है। तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है वो 4πε0 R होता है। यह देखने से पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। एक बार ये क्वेश्चन आया है जिसमें ये पूछा गया है कि प्रूव करना है कि स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज़ यहाँ से ये भी कंफर्म हो रहा है कि अगर रेडियस को हम इंक्रीज करते चले जाते हैं तो उसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होता चला जाता है। इसका मतलब है रेडियस को इंक्रीज करेंगे मीन्स
स्फेरिकल कंडक्टर का साइज इंक्रीज हो रहा है, मींस कैपेसिटेंस साइज पर डिपेंड करता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो एक तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं पाई की वैल्यू लगा दें और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगा दें। दूसरा हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पढ़ चुके हैं, 9 × 10⁹ होगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था जो आप लोगों को करना सिखाया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो, और नहीं तो लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा अलग हो जाता हूँ और ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग कैपेसिटर को डिस्कस करने वाले हैं। कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोला जाता है और शायद सभी बच्चे इससे परिचित भी होंगे, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे घरों में है सभी में कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर या कैपेसिटर दोनों एक ही नाम है, एक ही डिवाइस के दोनों नाम है, चाहे कैपेसिटर बोलो या कंडेंसर बोलो। इसको अब हम लोग यहाँ पर बताते हैं। पहले तो हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसका यूज इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और चार्ज की वजह से जो एनर्जी की फॉर्म होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। तो ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर रखती है उस डिवाइस को ही कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है, कैपेसिटर बोला जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कैपेसिटर जो है वो हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल है। क्यों यूजफुल है, तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आप सभी जानते हैं। मोबाइल का फ्लैश जब फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपने देखा है कि बहुत ही तेज़ी से लाइट वहाँ पर मिलती है। अब वो लाइट किससे मिलती है, अगर मोबाइल ऑफ होता है तो वो लाइट कभी भी नहीं दिखाई देगी, मींस फ्लैश काम नहीं करता है। इसका मतलब है जब बैटरी आपका ऑन होता है तभी वो फ्लैश आपका ऑपरेट होता है, मींस बैटरी से एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और तब फ्लैश से हमें वो लाइट दिखाई देती है। ये देखा गया कि बैटरी से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि अगर उससे हम फ़ोटो क्लिक या फ्लैश को ऑन करते हैं तो जितनी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उतनी लाइट नहीं मिल पाती है। कहने का मतलब है कि बैटरी की इलेक्ट्रिक एनर्जी इतनी नहीं होती है कि सफिशिएंट लाइट एनर्जी मुझे मिल सके। तो ये कहा गया कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। कुछ ऐसा किया जाए कि बैटरी के साथ साथ कुछ और एनर्जी सर्किट में स्टोर हो, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो उस एनर्जी का यूज किया जा सके। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक डिवाइस को बना के तैयार किया गया और उस डिवाइस को ही कैपेसिटर बोला जाता है। तो ये कैपेसिटर ही हमारा मोबाइल में लगा होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर रखता है। जब हम फ्लैश को ऑन करते हैं तो बैटरी की इलेक्ट्रिक एनर्जी और कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किए हुए हैं दोनों ही एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं और फ्लैश ऑपरेट होना शुरू कर देता है। बिल्कुल ये एक ही एग्जाम्पल मैंने बताया है। जितने भी अप्लायंस हैं सभी में आपका कंडेंसर या कैपेसिटर लगा होता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं जब ये स्टार्ट होते हैं तो इनको इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि ये ऑपरेट लगातार होते रहते हैं उस समय इलेक्ट्रिक एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम ऑन करेंगे तो बैटरी या पावर सप्लाई से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है उससे अप्लायंस ऑन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उसको और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम अप्लायंस में कैपेसिटर को लगा देते हैं और कैपेसिटर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किए रहता है। जब ऑन करते हैं तो वही कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर सप्लाई या बैटरी की इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों मिलकर के बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और अप्लायंस ऑपरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में
कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा यूज है। इसका मतलब है कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और बोर्ड एग्ज़ाम को अगर देखा जाए तो उसमें भी कैपेसिटर से रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि कैपेसिटर समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर क्या है। आगे हम बढ़ते हैं तो कैपेसिटर को डिजाइन कैसे किया जाता है, बनाते कैसे हैं। तो अभी मैंने कहा कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। इससे पहले मैंने आपको बताया इसी वीडियो में कि कंडक्टर का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है। मींस कैपेसिटर को बनाने के लिए हम कंडक्टर का यूज करते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। दो कंडक्टर मिल करके कैपेसिटर बनाया जाता है। क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि जब कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर लेता है तो दो कंडक्टर रखने की क्या ज़रूरत है, एक ही कंडक्टर का यूज क्यों नहीं किया है कैपेसिटर को बनाने के लिए। इसका आंसर हम इसमें दे सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए कंडक्टर में। मैंने कहा कि कैपेसिटर जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। अगर सिंगल कंडक्टर का हम यूज करेंगे तो उस सिंगल कंडक्टर का मुझे साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज जो है वो या कैपेसिटेंस कंडक्टर का जो है वो साइज पर डिपेंड करता है। तो साइज बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें स्टोर करनी है, मीन्स जितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करना है, उतना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के लिए अगर सिंगल कंडक्टर का यूज करते हैं तो उसका साइज बहुत लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो भी अप्लायंस या इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस बनाई गई है उसका साइज इनकन्वीनियंट हो जाएगा, पोर्टेबल नहीं रहेगा, लाने ले जाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से सिंगल कंडक्टर का यूज नहीं किया जाता है। सिंगल कंडक्टर का अगर हम यूज नहीं करते हैं तो दूसरा कंडक्टर लाने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे हो जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन बना। तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि दूसरा कंडक्टर उसके पास में रख देते हैं और साइज इंक्रीज नहीं करते हैं, फिर भी आपका कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्या हो जाता है तो उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से देखें और सुनें। यहाँ मैंने ये सपोज कर लिया कि मेरे पास कोई एक सिंगल कंडक्टर था और इस सिंगल कंडक्टर को मैंने पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया। जैसे ही सिंगल कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेंगे तो वो पूरा का पूरा चार्ज उस कंडक्टर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको प्लस साइन लगा करके मैंने यहाँ पर दिखाया है। और इसकी वजह से कोई इसका कैपेसिटेंस हो गया होगा। वो कैपेसिटेंस कितना हुआ है तो मैंने उसको लिख दिया C=Q/P। अब मेरा काम है कि कैपेसिटेंस इसको इंक्रीज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी इंक्रीज करनी है विदाउट चेंज इन साइज। साइज को नहीं बदलना है, फिर भी कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है, तो कैसे करेंगे। तो मैंने इसके सेम साइज का एक अनचार्ज कंडक्टर ला करके इसके पास में रख दिया। जैसे ही अनचार्ज कंडक्टर ला करके हम इसके पास में रखते हैं, क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन इस अनचार्ज पर भी चार्ज डेवलप हो जाएगा। चार्ज डेवलप होगा तो जो एंड इस कंडक्टर के क्लोज होगा उधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और दूसरे साइड जो दूर एंड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इंडक्शन की वजह से जो अनचार्ज कंडक्टर ला करके इसके पास रखा उसकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाती है। इसकी वजह से यह आपने देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर पर प्रेजेंट था, दूसरे कंडक्टर पर दो टाइप के चार्ज और डेवलप हो गए हैं।
एक नेगेटिव चार्ज और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा और एक पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्रिएट हो जाएगा, और इस कंडक्टर की वजह से जो पोटेंशियल था उसको मैंने V बोल दिया है। अब यहाँ पर अगर हम नेट पोटेंशियल की बात करते हैं तो नेट पोटेंशियल अब V नहीं रहेगा बल्कि चेंज हो जाएगा। अब नेट पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका पहले का ऑलरेडी कितना पोटेंशियल था प्लस नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है, अब प्लस इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है। इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पता चलेगा। अगर हम सम करते हैं तो विद साइन यूज करेंगे तो नेगेटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कंडक्टर के ज़्यादा क्लोज है इन कंपैरिजन इस पॉजिटिव चार्ज के। इसका मतलब है B माइनस की वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन B प्लस के। जब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू को लगाएंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन होने की वजह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो B डैश की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो B डैश की वैल्यू जो है वो कम मिलेगी मुझे ओल्ड पोटेंशियल से। किसकी वजह से ऐसा हो गया, इस चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। हालांकि इसने भी अफेक्टेड किया होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में इसने बहुत कम अफेक्टेड किया। इसकी वजह से इसकी वैल्यू बहुत ही कम थी और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो जब इन दोनों को प्लस कर दिया फिर भी माइनस होने की वजह से वैल्यू जो है ओल्ड वैल्यू से रिड्यूस हो जाती है। और ये देखा कि जब सेकंड कंडक्टर को इस कंडक्टर के पास ला करके रखा तो इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल था वो रिड्यूस हो गया। और अगर पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो गया। पोटेंशियल रिड्यूस होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ। मीन्स इस कंडक्टर का मैंने साइज चेंज नहीं किया फिर भी इस कंडक्टर पर अब ज्यादा चार्ज हम सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि B रिड्यूस हो गया और उस B तक, ओल्ड B तक पहुंचाने में मुझे और एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसका मतलब इस कंडक्टर को ने और ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर लिया। आगे हम बढ़ते हैं तो एक तरीका और है कि और ज्यादा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस को। इंक्रीज करने के लिए मैंने दूसरा तरीका यहाँ पर यूज किया कि अगर हम इस सेकंड कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं इस कंडक्टर के, तो अर्थ से आकर के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू कर देते हैं अर्थ से। अर्थ एक ऐसा कंडक्टर है जो एक्सिस चार्ज को ट्रांसफर भी कर देता है और दे भी देता है। इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज था वो आपका न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लेकिन नेगेटिव चार्ज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ये कंडक्टर जो है वो अट्रैक्ट किए हुए है। इसकी वजह से केवल पॉजिटिव चार्ज ही चला गया। पॉजिटिव चार्ज चला गया तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने साइन यहाँ लगाया था ये अब नहीं रहेगा। अब नेट पोटेंशियल जो है वो दोनों का ही सम होगा। नेगेटिव साइन होने की वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा और जो न्यू पोटेंशियल है वो और कम हो जाएगा ओल्ड पोटेंशियल से। जब और कम हो गया कब? जब अर्थ से हमने सेकंड कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया तो न्यू पोटेंशियल और ज़्यादा रिड्यूस हो गया। जब न्यू पोटेंशियल और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा तो कैपेसिटेंस जो है वो पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ देखा कि दूसरा कंडक्टर लाने से पहले कंडक्टर के साइज को मैंने इंक्रीज किए बिना उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया। इसकी वजह से जब कैपेसिटर को बनाया जाता है तो दो कंडक्टर का यूज किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका प्रिंसिपल आप ध्यान रखेंगे जिससे मुझे पता चलता है कि बिना साइज बदले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने कैपेसिटर है क्या, उसका प्रिंसिपल क्या है, कहने का मतलब उसको डिजाइन कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग उसके टाइप की बात करते हैं।
तो कैपेसिटर के जो टाइप हैं वो कंडक्टर की शेप पर डिपेंड करते हैं और शेप के हिसाब से ही उनको नाम दे दिया गया। बेसिकली कोई टाइप नहीं होते हैं, लेकिन शेप के हिसाब से उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ कुछ कॉमन जिनका यूज हम बहुत ज़्यादा सर्किट को बनाने में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करते हैं, तो वो नाम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। एक आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा आपका है स्फेरिकल कैपेसिटर और थर्ड आपका है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें जो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और दो कंडक्टिंग प्लेट रख करके जो कैपेसिटर बनाया जाता है उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अगर कंडक्टर स्फेरिकल शेप में है तो उनसे जो कैपेसिटर बनता है उसको हम स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं, और अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंडक्टर मिला करके हमने कैपेसिटर बनाया तो उसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये ऐसे नाम मैंने लिखे हैं जो बहुत ही कॉमन है और इनको हमें पढ़ना भी है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ हम आपको बता देते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक है, मैंने अभी कहा कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है और जितनी भी डिवाइस हैं उनके लिए हम सर्किट सिंबल बनाना पहले से सीख चुके हैं। तो सर्किट जब हम बनाते हैं तो उसमें सर कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। बैटरी का भी सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, की का सिंबल होता है, बायर्स का सिंबल होता है, जो कि हम लोग 10th में पढ़ते हैं। यहाँ इसी तरीके से कैपेसिटेंस या कैपेसिटर का क्या सिंबल होगा, तो कैपेसिटर के दो सिंबल होते हैं। अगर कैपेसिटर की वैल्यू फिक्स है तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं, और अगर कैपेसिटर की वैल्यू वेरिएबल है तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं। यहाँ हम एरो लगा देते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये स्पेशली जो सिंबल हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है, लेकिन इन्हीं का चाहे किसी भी टाइप का कैपेसिटर हो, लेकिन सर्किट सिंबल में मैंने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सर्किट सिंबल बनाया है उसी का यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब है सर्किट सिंबल जो है कैपेसिटर का वो ये होगा। दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, अगर किसी सर्किट में ड्रॉ है तो उसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं, और एरो अगर लगा देते हैं तो वो वेरिएबल कैपेसिटर बोला जाता है। इनको हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे कि वेरिएबल कैपेसिटर का यूज कहाँ होता है। फिक्स कैपेसिटर को हम इसी भी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस कैपेसिटर का क्या होगा। तो कैपेसिटेंस कैपेसिटर का वही होता है जो कि कंडक्टर का होता है, क्योंकि कैपेसिटर कंडक्टर से बनाया जाता है। कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो Q/V होता है। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो Q/V ही रहेगा, और यूनिट जो है वो वही रहेगी जो कंडक्टर के केस में थी। तो यूनिट कंडक्टर के केस में जो थी वो फैराड है, तो यहाँ पर भी हम फैराड ही बोलेंगे। तो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, और कंडक्टर के कैपेसिटेंस के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, C=Q/V का। इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक डिसाइड किए थे वो कंप्लीट किए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन हैं सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और अगर किसी को लिखना हो तो आप ये पूरा का पूरा बोर्ड इस तरीके से है, आप लिख सकते हैं। और इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।